नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग सभी। तो और आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों, वह रहने वाले मृदा। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है कौन सा, मृदा। और मृदा को इंग्लिश में बोलते हैं सॉइल। क्या बोलते हैं, सॉइल। जो मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है वह सोलम शब्द से हुई है, और सोलम का अर्थ होता है पर्स। क्या होता है, पर्स। देखो, एक मृदा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम बारीक से पढ़ेंगे, और इसमें जो एक एक चीज़ों को मेंशन किया गया है आपके सामने। पृथ्वी की सतह पर, जो पृथ्वी की सतह होती है, जैसे ये पृथ्वी की सतह है, तो पृथ्वी की सतह पर ये असंगठित जो चट्टानों का जो आवरण पाया जाता है, जो भौतिक रासायनिक आदि क्रियाओं के परिणाम स्वरूप जो इनका विखंडन होता है, इसका टूटना फूटना, फिर इसके द्वारा टूट फूट करके छोटे छोटे कणों में बढ़ना, और इसके बाद में फिर इससे भी वापस विखंडित हो होकर के छोटे छोटे बारीक कणों में गाद में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, मिट्टी कहलाता है। ठीक है, मृदा कहलाता है। तो एक बार देखते हैं, पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले असंगठित कणों का आवरण, जिसका निर्माण भौतिक रासायनिक जैविक क्रियाओं तथा जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, वो क्या कहलाती है, मृदा। क्या कहलाती है, मृदा। जो मृदा का निर्माण है, जैसा कि मैंने अभी बताया था, मूलभूत, इसको बोलते हैं मूलभूत चट्टान। ये चट्टान होती हैं, और इस चट्टान का अपक्षय प्रदन, टूटना फूटना स्टार्ट हो जाता है। असंगठित जो कण होते हैं, ठीक है ना, तो ये इसके लिए अपक्षरण का मतलब होता है टूटना फूटना। तो ये मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, उसके लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। किसी प्रकार की चट्टान का स्तर अवस्था में अपने ही स्थान पर विखंडित, उसी स्थान पर टूटना फूटना क्या कहलाता है, अपक्षरण कहलाता है। पेडाजेनिस कहलाता है। मृदा निर्माण की जो बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे पेडाजेनिस कहा जाता है। और एक होता है पेडालॉजी। पेडाजेनिस मृदा निर्माण की प्रक्रिया है, और पेडालॉजी हो जो मृदा का जो भौगोलिक अध्ययन किया जाता है जिस शाखा के अंतर्गत, जो भूगोल की जिस शाखा में मृदा का जो वैज्ञानिक अध्ययन है, अथवा उसका जो उस शाखा का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाते हैं, पेडालॉजी। जैसे मृदा का निर्माण किस प्रकार हुआ, मृदा को किस प्रकार कहाँ कहाँ पे किस प्रकार की मृदा पाई जाती है, मृदा की क्या क्या विशेषता होती है, मृदा में क्या क्या समस्याएं आ सकती है, इन सभी का जिसमें अध्ययन किया जाता है वो कहलाती है कौन सी, पेडालॉजी। आगे देखते हैं, यहाँ थोड़ा फैक्ट वाली चीज़ है। तो जो मृदा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ ने, वह क्या कहता है 2015 को। और विश्व मृदा दिवस है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है। मृदा की हम यहाँ से दो इम्पोर्टेंट है, वह है मृदा की प्रकृति। और मृदा की प्रकृति के आधार पर कहने का मतलब पीएच मान के आधार पर हम मृदा को कितने भागों में रखते हैं, 3 भागों में। अम्लीय मृदा, उदासीन मृदा, और कौन सी, क्षारीय मृदा। देखो, इन दोनों में जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखिएगा, उनमें ये दो मृदाएं आपको ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी, अम्लीय मृदा और कौन सी, क्षारीय मृदा। इनमें क्या होता है, ये नॉर्मल जो मृदा होती है वो होती है उदासीन मृदा। जैसे पीएच मान कितना होता है, 7। यदि 7 से अधिक है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक है, तो वो तो होती है क्षारीय। क्या होती है, क्षारीय। और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है वह क्या होती है, अम्लीय मृदा। और एक जो सामान्य मृदा होती है वह होती है 6.5 से लेकर के और 7.5 तक, जिसका पीएच मान होता है वह सामान्य मृदा, अथवा उसको हम क्या कहते हैं, उपजाऊ मृदा कहते हैं। देखो, यदि मृदा में अम्लीय प्रकृति की है, तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, जैसे मैंने बताया। और उसमें अम्लीयता का गुण आ जाता है, तो उसकी समस्या का समाधान है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, रॉक फॉस्फेट का। रॉक फॉस्फेट का नाम आते पहले आपके दिमाग में फटाफट कौन सा आना चाहिए, झमर कोटड़ा। ये झमर कोटड़ा कौन सा, उदयपुर वाला। तो रॉक फॉस्फेट जो सर्वाधिक इम्पोर्टेंट पाया जाता है वो कहाँ पे है, उदयपुर में। जिप्सम, इस क्षारीयता की समस्या के जो इसमें होती है सारी समस्या, वो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, जिप्सम का। क्षारीयता का गुण आ जाए यदि मिट्टी में, तो उसको दूर करने के लिए हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। और सारे प्रकृति की मृदा कब होती है, सारे मिट्टी की जो प्रकृति की मृदा होती हैं उसका पीएच मान होता है 7 से अधिक, वो होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए,
उदासीन मृदा। उदासीन मृदा ध्यान रखिएगा, इसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता अधिक होती है, ठीक है, जिसके कारण जो सामान्य जो मृदा होती है इसका पीएच मान 7 होता है। तो सामान्य मृदा होती हैं तो वह मृदा जिसका पीएच मान अभी हमने बात की थी 6.5 से लेकर के और 7.5 के बीच होता है, ये सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती हैं, ये नॉर्मल मृदा होती है एक तरह से। आगे देखो, यहाँ आपके सामने इम्पोर्टेंट ये है कि जो मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती है कि मृदा का निर्माण किस किस तरह से हुआ है। मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया होती हैं उसे बोलते हैं मृदा परिच्छेदिका। क्या बोलते हैं? मृदा। कहने का मतलब मृदा किस तरह से बनी हुई है, इसके कितने स्तर पाए जाते हैं, उसे मृदा परिच्छेदिका कहते हैं। और इसके 4 स्तर पाए जाते हैं। वह कौन कौन से स्तर होते हैं? देखो, जो मृदा का जो सबसे मेन जो मृदा निर्माण स्टार्ट होता है वो होता है जनक चट्टान, जिन्हें मूलभूत चट्टान कहा जाता है। ये कई स्तर होता है, ये चट्टानें होती हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद में जो ये चट्टान होती है इसका अपक्ष, ये टूटना फूटना स्टार्ट होती है, अपक्षित बोलते हैं इसको। अपक्षित चट्टान का मतलब होता है टूटी हुई चट्टान, जो एक बड़े चट्टान के छोटे भाग होते हैं वो है। ये होता है क स्तर, ग स्तर। उसके बाद में फिर ये धीरे 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 रेत बालूगे, रेत गाद में उसमें बदल जाती हैं। ये तीसरा स्तर होता है इसका, ये मृदा का ख स्तर होता है। और जिसमें जो मृदा की हुमस और वनस्पति, इसके जो सबसे ऊपरी परत पाई जाती हैं जिसमें कि पेड़ पौधे होते हैं। क्या होते हैं? ये पेड़ पौधे जिसमें उग पाते हैं वो होता है ख स्तर। तो ये पूरी की पूरी होती है, इसे बोला जाता है क्या? मृदा परिच्छेदिका। क्या बोला जाता है इसे? मृदा परिच्छेदिका इसे बोला जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जा सकता है कि जो हमारे वनस्पति उगते हैं वो कौन से स्तर में उगते हैं, या हम जो पेड़ पौधे उगाते हैं वो कौन से स्तर में उगते हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। मृदा निर्माण के 5 कारक होते हैं। ये कारक भी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखने। कारक आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो कारकों को आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन से कारक होते हैं? देखो, पहला होता है जनकशैल। जनकशैल का मतलब होता है जो मेन जो चट्टान होती हैं उसका किस प्रकार से निर्माण होता है। रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज आदि की मात्रा का निर्धारण कौन करती है? मेन चट्टान करती है, ठीक है। वह लावा निर्मित चट्टान है या किस प्रकार की चट्टान है, आग्नेय चट्टान है, या किस प्रकार की, जिस प्रकार की भी जो चट्टान होती है वह इन सब का निर्धारण करती हैं। उसका रंग का, गठन का, और उसमें कितने खनिज होंगे, ये सब कुछ। आगे देखते हैं स्थलाकृति। जो दूसरा कारक होता है स्थलाकृति। स्थलाकृति में होता है क्या? जो स्थलाकृति होती है वो ढाल, मृदा, उनके संचयन, इकट्ठा होने की आदि चीज़ों का क्या करती है? निर्धारण करती है, ठीक है। जो ढाली होती है, अगर ज़मीन समतल होती है तो वहाँ की मिट्टी है उसमें पोषक तत्व अधिक होते हैं, लेकिन जो ढलान, जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं उनमें से जो पोषक तत्व वो निचले वाले स्थानों पर बाबा करके आ जाते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण कारक होता है। और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो कारक होता है वो होता है कौन सा? जलवायु। जैसा कि मैंने यहाँ पे बता भी रखा है कि सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु। जलवायु क्या करता है? तापमान, वर्षा, अपक्ष और ह्यूमस, इन सभी की दर को क्या करता है? प्रभावित। और ये मिट्टी में ये सारे तत्व होना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट कारक है कौन सा वाला? जलवायु। जैविक क्रिया होती है, जैविक क्रिया होती है जो प्राणी जात होते हैं और जो सूक्ष्म जो छोटे छोटे जीव होते हैं, वनस्पति या जीव होते हैं, वो ध्यान के किसका निर्माण करते हैं? ह्यूमस का। और वो उसकी दर को क्या, ह्यूमस की दर को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। और जो अगला कारक है यहाँ पे वह है समय। मिट्टी के निर्माण में एक समय महत्वपूर्ण कारक अपनी भूमिका अदा करता है, क्योंकि मिट्टी की 1 इंच एक परत तैयार होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। एक छोटी सी मोटाई की जो मिट्टी परत होती है उसे, और हम इस मिट्टी को वैसे ही नष्ट कर देते हैं। तो ध्यान रखना, मिट्टी का हमें संरक्षण भी करना है, बचाव भी करना है, और इसके लिए अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हुए कृषि की जाए। आगे देखिए, मृदा के 4 घटक होते हैं। ये घटक ध्यान रखना, कारक अलग होते हैं, घटक अलग होते हैं, और मृदा निर्माण जो परिच्छेदिका बोला देते वो अलग होती है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। पैतृक पदार्थ जिसे मूलभूत चट्टान बोलते हैं, ये होती है मिट्टी में। मिट्टी के कौन कौन से घटक होते हैं? जल होता है उसमें, बिल्कुल, वायु होती है, ह्यूमस होती है, ये सब क्या होते हैं? इसके 4 घटक होते हैं। इसके बगैर मिट्टी का निर्माण नहीं हो सकता। तो आगे हम थोड़ा देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। अमेरिका के मृदा
विशेष वैज्ञानिक थे डॉक्टर बेनेट। मृदा भूपृष्ठ पर मिलने वाली असंगठित पदार्थों की ऊपरी परत है जो मूलभूत चट्टान व वनस्पति के योग से बनती है। तो ध्यान रखना, ये एक परिभाषा दी हुई है और ये परिभाषा हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो BC जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें होती हैं उनमें से, और ये जो टॉपिक भी है उसी को आधार बनाया गया है। मृदा के प्रकार के अनुसार देखते हैं मृदा कितने प्रकार होते हैं। रंग, गठन और उपजाऊ के आधार पर कितनी प्रकार की मृदा होती है। राजस्थान में मुझे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसने 6 ही प्रकार बता रखे हैं, लेकिन इसके हम और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रकार होते हैं। इस प्रकार से इसमें हम कुल 10 प्रकार की मृदा का अध्ययन करेंगे, लेकिन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ने अध्ययन का 6 प्रकार बता रखे हैं। यहाँ से चलो ICR जो कि हम जो इंडियन ज्योग्राफी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने उसने 8 प्रकार की मिट्टी को वर्गीकरण कर रखा है, और वैज्ञानिक आधार पर हम मिट्टियों को 5 प्रकार में देखते हैं। और कृषि विभाग ने राजस्थान की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है, 14 प्रकार में बांटा है। तो हम इनको एक एक को आगे अध्ययन करते हैं, देखते हैं। देखो राजस्थान की जो मृदा है, ठीक है, राजस्थान की जो मृदा का वर्गीकरण किया है, देखो मैंने लिख भी रखा है क्लास 12 250 पेज पे। राजस्थान की मिट्टी को गठन और उपजाऊपन के आधार पर कितने भागों में, 6 भागों में बांट रखा है इन्होंने। कितने भागों में, 6 भागों में बांट रखा है। मरुस्थलीय मृदा, देखो मरुस्थलीय मृदा है, लाल पीली है, लेटेराइट है, मिश्रित है, काली है, खचारी है, सिलेटी भूरी है, भूरी रेतीली है, पर्वतीय मृदा और लवणीय मृदा। तो इस प्रकार ये राजस्थान की कुछ मुख्य मृदा है जिनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। देखो एक बार इनको मैप के माध्यम से देख लेते हैं, मैप में कौन कौन सी मिट्टी कहाँ पे पाई जाएगी। देखो ये वाला जो क्षेत्र होता है ये नदियों वाला क्षेत्र है, ये वाला, और ये जलोढ़, खचारी, दोमट मृदा पाई जाती है इसमें, ठीक है। तो इसमें जैसे नदियों की चंबल नदी हो गई, चंबल की सहायक नदी बाणगंगा नदी होगी। तो जो नदियों वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मृदा पाई जाएगी। कौन सी वाली, यहाँ पे नदी है कौन सी, घग्गर नदी। यहाँ पे भी कौन सी नदी है, हनुमानगढ़, और श्री गंगानगर में कौन सी, घग्गर नदी। तो इनके बारे में भी हम देखेंगे। जहाँ नदियों वाला क्षेत्र होगा वहाँ पे कौन सी मृदा, जलोढ़ अथवा खचारी मृदा पाई जाएगी। अब ये यहाँ से लाल पीली जो मृदा है, लाल पीली जो मृदा का विस्तार है, ये वाली इस तरह से ये बेल्ट यहाँ से और यहाँ तक ये मृदा पाई जाएगी। ये है कौन सी वाली, लाल पीली मृदा। और लाल पीली और जलोढ़ खचोरी के मध्य जो एक ऋषि के जो थोड़ा बीच में भाग पाया जाता है वो है कौन सी, भूरी रेतीली मिट्टी। भूरी रेतीली मिट्टी कौन सी है, भूरी। तो ये भी हमें क्या रखना है, थोड़ा सा ध्यान है रखना। इसके बाद में ये जो ये बीच वाला ये भाग पाया जाता है, ये वाला, ये पर्वतीय मृदा है। आपको स्पष्ट नजर आ रहा है। और पर्वतीय मृदा का एक नाम और भी ध्यान रखना आप, इसे लिथोसॉल, ये बहुत एग्जाम में पूछा भी गया है, पर्वतीय मृदा को लिथोसॉल कहा जाता है। इसके बाद में ये काली मृदा है यहाँ पे, और ये यहाँ से लाल लोमी, कौन सी मृदा है, लाल लोमी मृदा। और लाल लोमी मृदा कहाँ पे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फतेहपुर वाला जो भाग है वहाँ पे लाल लोमी को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, यहाँ से डूंगरपुर, ये बांसवाड़ा। और जो काली बाई थी डूंगरपुर की थी, रास्तापाल से, तो यूँ ना अपने गुरु के लोमी थी, तो लोमी से याद रखना लोमी। तो इसी को लाल लोमी को लेटेराइट मृदा भी बोलते हैं। तो ध्यान रखना डूंगरपुर बांसवाड़ा में पाई जाती है। और इनके मध्य जो काली और लाल लोमी है उन्हीं के मध्य यहाँ पे मृदा पाई जाती है। ध्यान रखना कौन सी वाली मृदा, मिश्रित लाल काली मृदा पाई जाती है। तो ये अरावली पर्वतीय क्षेत्र है जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, इसके यहाँ पे ये मृदा है। जो कौन सी मृदा है, ये भूरी रेतीली मृदा है। देखो एक तरफ तो जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उधर आपको मिलेगी भूरी मृदा, और एक तरफ मिलेगी भूरी रेतीली मृदा, ये भी ध्यान रख सकते हैं। और बीच में मिलेगी पर्वतीय मृदा, कौन सी, पर्वतीय मृदा। और जो इतना बड़ा ये क्षेत्र जो दिखाई दे रहा है ये है कौन सी, मरुस्थलीय मृदा। और जो बाड़मेर और जो जालौर वाला क्षेत्र है, लूणी नदी का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, तो यहाँ पे मिलेगी आपको कौन सी वाली मृदा, लवणीय मृदा आपको देखने को यहाँ पे मिलती है। तो ये हमने मृदा को देख लिया। अब इनकी एक एक विशेषताओं को देख लेते हैं हम।
देखो आगे देखते हैं हम। अब हम एक एक मृदा के बारे में, उनकी जो विशेषता है उनके बारे में पढ़ लेते हैं। मरुस्थलीय मृदा सबसे पहले देखते हैं हम कौन सी वाली, मरुस्थलीय मृदा। और मरुस्थलीय मृदा ये मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है। ये है राज्य में सबसे अधिक भूभाग पर फैली हुई है। तो राजस्थान में जो सबसे बड़ा जो भूभाग है वो वाला है कौन सा, मरुस्थलीय मृदा का। और देखो इसका विस्तार है जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, झुंझुनू। पश्चिम वाला जो अधिकतम भाग है वो वाला आता है इसमें। नवीनतम जिलों को भी शामिल देखते हैं, बालोतरा, डीडोना, कुचामन, फलोदी, अनूपगढ़ और सांचौर, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। देखो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रहने वाला है, ये वाला भाग रहने वाला है कौन सा, विशेषता। और आजकल मिट्टी में विशेषता पूछी जाती है। जो मरुस्थलीय मृदा है उसमें नाइट्रोजन और कार्बनिक तत्वों की क्या होती है, कमी। कैल्शियम तथा फास्फेट तत्वों की क्या होती है, अधिकता। तो इन दोनों की तो क्या होती है, कमी, और कैल्शियम फास्फेट तत्वों की क्या होती है, अधिकता। इसका निर्माण प्रधानतः जो भौतिक अपक्ष द्वारा हुआ है। यह मृदा पवनों के द्वारा स्थानांतरित होती रहती है। इसमें उपजाऊ तत्वों की मात्रा अधिक तथा उपजाऊ तत्वों की मात्रा क्या होती है, कम पाई जाती हैं। और लवणीय तत्व होते हैं, क्योंकि खारी मृदा है तो लवणीय तत्वों की मात्रा क्या पाई जाती है, इसमें अधिक पाई जाती है। इसमें जल धारण करने की क्षमता कम पाई जाती है। इसमें क्या होता है, जल धारण करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। और जो काली मिट्टी होती है उसमें ध्यान रखिएगा, जल धारण की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। ठीक है, इसमें जल धारण की क्षमता क्या होती है, कम होती है। और जो सर्वाधिक जल धारण की जो क्षमता होती है, सर्वाधिक जल धारण की जो क्षमता होती है वो होती है कौन सी मिट्टी में, काली मिट्टी। देखो रेतीली मिट्टी को भी यहाँ पे मुख्यतः 3 प्रकार में बांटा गया है। वह कौन कौन सी, लाल रेतीली मिट्टी, इसमें जल को सोखने की क्षमता अन्य मिट्टी से अधिक होती है। उसके बाद में है खारी मृदा, और जो खारी मृदा है इसमें लवणों की मात्रा, खारी है नाम से पता चल रहा है, अधिक होती है। इसमें सिर्फ जो मृदा अवरोधी जो फसलें होती हैं वहीं, जैसे घास वास होगी वही उगाई जा सकती हैं। कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें कोई फसलें नहीं की जा सकती। इसमें आगे पीली मृदा, पीली भूरी रेतीली मृदा, इस मिट्टी का विस्तार नागौर व पाली में अधिक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इस मिट्टी में 3-4 फीट की गहराई पर नीचे जो ज़मीन होती है वहाँ पे चूना पाया जाता है, मिश्रित चूना पाया जाता है। और ऐसी मिट्टी को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेपी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, स्टेपी मिट्टी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि स्टेपी मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी को कहा जाता है, तो पीली भूरी रेतीली मिट्टी, आजकल नए नए वर्ड निकल के आते हैं। इसके बाद में दूसरी प्रकार की मृदा है वह है कौन सी, भूरी रेतीली मिट्टी। ये है रेत के छोटे छोटे जो टीले होते हैं, जो रेत के ये इस तरह से जो टीले होते हैं, इनके मध्य जो ये बीच वाला भाग होता है इनका, यहाँ पे इन भागों में जो पाई जाती है मिट्टी वो होती है कौन सी, भूरी रेतीली मिट्टी। और इस मिट्टी को ध्यान रखिएगा, इसी को कहा जाता है ग्रे पेंटेड, ये पूछी हुई एग्जाम में। दूसरा मरुस्थलीय मिट्टी, इसी को बोलते हैं सिरोजम मिट्टी, इसी को कहा जाता है। और जो इसका विस्तार है, जो इसका विस्तार देख पा रहे हैं आप, बाड़मेर, जालोर, नागौर, पाली, सिरोही, झुंझुनू में है। और नवीनतम जिले हैं इसके बालोतरा, सांचौर, डीडवाना, नीमका थाना और सिक्कर। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान रख सकते हैं। अगली जो मृदा है वह है कौन सी, लाल पीली। इस मृदा का लाल रंग लोहे के जो ऑक्साइड होते हैं उसकी उत्पत्ति के कारण होता है। इसका विस्तार सवाई माधोपुर, सिरोही, अभी हमने की मैप में देखा था, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर, करौली, टोंक आदि में है। ये विशेषता बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विशेषता है ये मिट्टी ग्रेनाइट व शिष्ट नीच चट्टानों के विखंडन से निर्मित हुई है। जो ग्रेनाइट की चट्टानें होती हैं अथवा जो नीच की चट्टानें होती हैं उन्हीं के विखंडन से इस मिट्टी का निर्माण हुआ। इसमें चूना व नाइट्रोजन की क्या होती है, कमी पाई जाती है। लो ऑक्साइड के कारण इसका लाल रंग भी क्या होता है, लाल होता है। इसमें उपजाऊ तत्वों की क्या होती है, कमी। ये मिट्टी मूंगफली, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये मिट्टी मूंगफली और कपास के लिए क्या होती हैं, उपयुक्त होती है, ध्यान रखना। लेटेराइट मिट्टी, जिसे हमने कहा था कि लेटेराइट मिट्टी, मैंने कहा था कि इसको याद रखने के लिए ऐसे डूंगरपुर और
बांसवाड़ा वाला क्षेत्र है, तो कालीबाई लूमी थी। तो इसका क्षेत्र ध्यान रखिए, कहाँ से थी ये, डूंगरपुर। ये प्राचीन स्फटिक कायांतरी चट्टानों से निर्मित हुई हैं। लौह तत्वों की उपस्थिति के कारण इनमें इस मिट्टी का रंग, ध्यान रखिएगा, कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। तो इसके कारण इसमें कम वर्षा में भी अच्छी खेती हो जाती है, ये इस मिट्टी की थोड़ी विशेषता है। ठीक है, देखो हमने कहा था कि इस क्षेत्र कैसे याद रखें, डूंगरपुर, उदयपुर और ये बांसवाड़ा वाला जो दक्षिण में राजसमंद है, ये वाला जरूर ध्यान रखें क्षेत्र। और इसमें जो कुछ विशेषता होती है, विशेषता क्या है इसकी, लाल लोमी मिट्टी की नाइट्रोजन व फास्फोरस, ह्यूमस आदि तत्वों की तो क्या होती है, कमी। और लोहे की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग क्या दिखाई देता है, लाल। हमने आगे देख लिया हुआ। इस मिट्टी में मक्खा, ये देखो मक्का, चावल व गन्ने की खेती अधिक की जाती है, जैसा कि हमने यहाँ पे क्षेत्र में देखो चित्तौड़ वाला हिस्सा है, इधर भी मक्का होती है। चित्तौड़ हो गया, उदयपुर हो गया, इन क्षेत्रों में ये मक्का के लिए जाने जाते हैं। तो ये भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, जो मिश्रित, कौन सी मिट्टी, मिश्रित जो काली मिट्टी होती है, लाल और काली मिट्टी होती है, इसका निर्माण मालवा के पठार, और जो काली मिट्टी मालवा के पठार की तो काली मिट्टी होती है, और दक्षिणी जो अरावली वाला क्षेत्र है उसकी होती है लाल मिट्टी। ये दोनों की क्या होती है, मिश्रण से। तो इधर से तो मालवा पठार से तो कौन सी मृदा, ये मालवा पठार, इससे तो होती है कौन सी, काली मृदा। ये हाड़ौती का पठार है, तो इधर से तो काली मृदा का विस्तार होता है, और इधर से ये अरावली वाला क्षेत्र होता है, और इधर से होती है कौन सी, लाल मृदा होती है। तो दोनों का मिक्स होता है। इनका जो विस्तार है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पूर्वी उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में इसका क्या है, विस्तार है। विशेषता है इसमें चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस की तो क्या पाई जाती है, कमी। चूना, नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी। पोटास तत्व पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है इसमें। इस मिट्टी में चिक्का की अधिकता, जो चिकनी होती है, चिकनाहट अधिक होती है, ये कपास और गन्ना और मक्का की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, उपयुक्त मानी जाती है। अगली मिट्टी है काली मिट्टी। काली मिट्टी के उपनाम आप जरूर ध्यान रखना, रेगोर मिट्टी, कपास मिट्टी, सवत जुताई वाली, और लावा मिट्टी। सवत जुताई वाली मिट्टी इसलिए बोलते हैं इसको कि जब गर्मी आती है तो हम हमारे खेतों को क्या करते हैं, उनको छोड़ देते हैं धूप में तपने के लिए। और काली मिट्टी की क्या होती है, जैसे जैसे गर्मी पड़ती है तो उसमें से जो केशिका क्रिया होती है, जिसमें से पानी तो ऊपर उड़ करके चला जाता है, और जो मिट्टी होती है सूख जाती है। तो मिट्टी सूखने के कारण उसमें क्या होती हैं, छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, छोटी छोटी दरारें पड़ जाती है, जिसके कारण उसको जुताई की आवश्यकता नहीं रहती है। ठीक है, तो इसमें केशिका क्रिया होती है। केशिका क्रिया के द्वारा क्या होता है, वो ये मिट्टी होती है, तो इसमें नमक की मात्रा नीचे रह जाती है और जल उड़ करके ऊपर चला जाता है, जिससे कि धीरे धीरे मिट्टी सूखने के कारण छोटी छोटी दरारें भी पड़ जाती हैं। देखो विशेषता है इसमें, इस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट, ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानों का अपक्षय अपरदन से हुआ। ये जैसे ये मिट्टी है, अब ये धरातल है, और जब तक ये धरातल में रहेगा, देखो ये जब तक ये धरातल में है तो इसे मैग्मा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे मैग्मा। लेकिन जब ये धरातल के ऊपर आकर के इस तरह से ठंडा होकर के बिछने लगता है तो इसे कहा जाता है लावा। क्या कहा जाता है, लावा। और लावा के टूटने फूटने से जो चट्टानें बनती हैं वो होती हैं कौन सी, बेसाल्ट चट्टानें। और बेसाल्ट चट्टानें इसी से अपक्षय पर्दन के द्वारा मिट्टी होती है काली मृदा। बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय पर्दन से कौन सी मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा का निर्माण होता है। इस मिट्टी में बारीक कण होते हैं, नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जैसे मैंने बताया कि काली मिट्टी होती है ना, तो काली मिट्टी में आप थोड़ा सा पानी डाल के देखिए, थोड़ा सा पानी डालते पहले वो चिपचिपी हो जाती है, बहुत ज़्यादा गीली हो जाती है, चिपचिपापन आ जाता है, तो वह नमी धारण करने की जो क्षमता होती है, काफ़ी समय तक नमी धारण कर सकती है वह। ठीक है, यह कपास की कृषि के लिए उपयुक्त होती है, इसी कारण इसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। विस्तार है इसका, दक्षिणी पूर्वी जिलों में होता है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में अधिक पाई जाती है। ये चिक्का की प्रधानता होती है इसमें, चिक्का, दोमट मिट्टी, इसमें कैल्शियम, पोटास पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है तथा नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। शायद अभी एग्जाम में भी पूछा गया है ये। ठीक है, इसमें कैल्शियम पोटास
नाइट्रोजन, तो ये दोनों तो अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। कौन सा? कैल्शियम व पोटास। तथा नाइट्रोजन की क्या होती है? इसमें कमी होती है। ये उपजाऊ मिट्टी है। इसमें गन्ना, धनिया, चावल, सोयाबीन, व्यापारिक फसलें अच्छी पैदावार होती है इसमें। अगली मिट्टी होती है खचारी मृदा। खचारी को बोलते हैं जलोढ़। कौन सी? जलोढ़ मृदा होती है। राज्य में जो एक तो उत्तर पूर्वी भाग है, राज्य का जो उत्तरी व पूर्वी भाग, मैंने कहा था कि ये श्री गंगानगर वाला क्षेत्र है। ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर क्षेत्र है। कौन सा? घग्गर नदी वाला। और जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा का कुछ भाग, तो इसमें पाई जाती है कौन सी? जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़। अब जलोढ़ मृदा में भी ध्यान रखिएगा, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा होती है। इसमें भी दो भाग और होते हैं, एक तो होती है खादर और एक होती है भांगर। ये भी जलोढ़ मृदा के भाग है। तो खादर और भांगर, इनमें सबसे ज़्यादा जो उपजाऊ होती है वो होती है कौन सी? खादर मृदा। कौन सी मृदा होती है? खादर मृदा होती है। और खादर और भांगर मृदा होती क्या है? देखो, ये नदियों वाले क्षेत्र होते हैं। तो जहाँ पे प्रत्येक वर्ष, देखो, जहाँ पे प्रत्येक वर्ष है नदी के बाढ़ का पानी आ जाए, प्रत्येक वर्ष नदी के किनारे होती है, तो वहाँ पे तो जो मृदा होती है वो होती है कौन सी? खादर। और जहाँ पे नदी का जो ऊंचा ऊपर वाला जो क्षेत्र, जहाँ पे प्रत्येक वर्ष नवीन मृदा नहीं बिछती है, नवीन मृदा के क्षेत्र नहीं होते हैं, जहाँ प्रत्येक साल नवीन मृदा के क्षेत्र होते हैं वो तो कहलाते हैं खादर। और जहाँ प्रत्येक साल बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता वो वाला क्षेत्र कहलाता है कौन सा वाला? भांगर। कौन सा? भांगर। तो ये वाला जो क्षेत्र होता है प्राचीन मृदा वाला, ये कहलाता है कौन सा? भांगर। कौन सा? भांगर। जहाँ प्रत्येक बार बाढ़ का पानी नहीं पहुँचे और जहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाए वो कौन सा? खादर। तो ये जलोढ़ मृदा है। इसके जो नवीनतम जो विस्तार है, ग्रामीण है, जयपुर ग्रामीण, खैरथल, तिचारा, कोटपुतली रोड, डी गंगापुर सिटी आदि है। आगे देखते हैं, थोड़ा सा लंबा होगा, 1 मिनट देख लेते हैं। विशेषता हल्की भूरी रंग की होती हैं, गठन रेतीली दोमट प्रकार की होती है, मिट्टी उपजाऊ होती है। चूना, इसमें चूना, पास और पोटास व लोहंस की पर्याप्त मात्रा होती है। इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। बहुत सारी जगह ये दिया हुआ है इसमें कि नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों एक चीज़ बताओ आप, यदि इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में पाया जाता तो फिर हम हमारे खेतों में, जो हमारे खेत होते हैं, ठीक है, वह खेतों में जो मृदा होती हैं, तो फिर वहाँ पे नाइट्रोजन के जो खाद के कट्टे होते हैं उन्हें देने की क्या ज़रूरत पड़ती। तो इसमें ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में दिया हुआ स्पष्ट है कि इसमें नाइट्रोजन की क्या होती है? कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में गेहूँ, सरसों, कपास, तम्बाकू आदि के लिए अच्छी उपयोगी मानी जाती है, क्योंकि अच्छी फसलें पैदावार हो जाती हैं। अगली मिट्टी होती है भूरी मिट्टी। भूरी मिट्टी का विस्तार अरावली पर्वतीय भागों में मुख्यतः बनास बेसिन में पाया जाता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस तत्वों का अभाव होता है। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, जो ये बनास नदी वाला क्षेत्र है, उसमें ये मृदा पाई जाती है। आगे देखते हैं, अगली मृदा है कौन सी? पर्वतीय मृदा। और ये पर्वतीय मृदा, ये ध्यान रखना, पर्वतीय मृदा को लिथोसॉल, ये अरावली पर्वतीय मृदा के जो निचले जो पर्वत होते हैं, ये पर्वत होते हैं, तो ये मृदा जो पाई जाती है, जो यहाँ पे ये इसके जो निचले वाले क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे पर्वतीय मृदा पाई जाती है। और इनका यहाँ पे क्या पाया जाता है? विस्तार पाया जाता है। तो ये ध्यान रखना, इन वाले क्षेत्रों में इस मृदा को ध्यान लिथोसॉल कहा जाता है। सिरोही, देखो इनके क्षेत्र भी है ना, सिरोही हैं, उदयपुर, पाली, अजमेर, अलवर, राजसमंद आदि। नवीनतम जिलों में खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बारोड यहाँ जाते हैं। और जो हमारी आखिरी मृदा जो रहने वाली है, उस मृदा का नाम है कौन सी? लवणीय मृदा। और ये जो लवणीय मृदा है, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें सारे और लवणों की मात्रा भी अधिक होती है। इसी कारण इसमें उपजाऊपन कम होता है। इसमें झाड़ीनुमा पौधे उगाए जा सकते हैं। और इसका विस्तार जो मेन है बाड़मेर, जालौर, पाली में, नवीनतम जिले बाड़मेर, सांचौर। तो ध्यान रखना दोस्तों, आपको ये क्लास पसंद आई होगी। और आगे की जो आगे हम पढ़ेंगे अब इसके, तो वह वैज्ञानिक मृदा का वर्गीकरण पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।